हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में यूपीएससी मेंस के सिलेबस के तहत इटली में फासीवाद के उदय को लेकर के डिस्कशन प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत मुसोलिनी के सत्ता प्राप्ति तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग मुसोलिनी की फासिस्ट नीतियाँ किस प्रकार इटली को प्रभावित किया या इटली का जो फासिस्टीकरण किया गया मुसोलिनी के द्वारा, उन सभी बिंदुओं पर डिस्कशन करेंगे। मुसोलिनी की गृह नीति को लेकर के डिस्कशन करेंगे, मुसोलिनी के विदेश नीति को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और इस प्रकार इटली पर जो फासीवाद का प्रभाव था वो चैप्टर जो है पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा और किस प्रकार फासिस्टवाद ने इटली में जनतंत्र या जो लोकतंत्र की सरकार थी या जनतंत्र की सरकार थी उसको हटा करके फासिस्ट सरकार की स्थापना की और संपूर्ण फासिस्ट ढांचे में जो इटली को बदला, ये जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हम ये डिस्कशन करेंगे कि मुसोलिनी के जो फासिस्ट नीतियां हैं उसके तहत जो राजनीतिक नीतियां हैं, इस राजनीतिक नीति में हम मुसोलिनी के सत्ता प्राप्ति को घटना को एक बार फिर से क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे आपके सामने। और फिर उसी डिस्कशन में प्रशासनिक जो बदलाव किए गए थे मुसोलिनी के द्वारा उनको लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो 30 अक्टूबर 1922 को जो है मुसोलिनी के द्वारा सत्ता प्राप्त कर लिया गया था और इसके साथ ही मंत्रिमंडल में जो है इसके 4 मंत्री और 9 जो है उप मंत्री शामिल कर लिए गए थे जो कि फासिस्ट दल से जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार मुसोलिनी ने 1919 में फासिस्ट पार्टी की गठन किया था और 1922 तक वो जो है कहाँ शामिल हो गया ना, मंत्रिमंडल में शामिल हो चुका था। और 3 वर्षों में इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी का संघर्ष या जनता में उसकी जो बाकपटुता है और उसका धैर्य और शौर्य जो है काम आया था। चलिए, अब मुसोलिनी ने जो है जैसे ही सत्ता को स्थापित कर लिया, अर्थात अपना मंत्रिमंडल में अपने सदस्यों को जोड़ लिया, उसके 1 वर्ष के भीतर ही उसने क्या किया ना, संपूर्ण जो समस्त शक्तियां हैं उसे प्राप्त कर लिया और अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए इटली का जो शासन व्यवस्था है उसका धीरे धीरे फासिस्टीकरण करना प्रारंभ कर दिया। और ये जो है सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इटली में पहले क्या था, जनतंत्र था और बाद में जाकर के उसका फासिस्टीकरण करना, वो भी इतने कम समय में, ये एक क्या है ना, बहुत बड़ी घटना के तौर पर देखा जाता है। उसने राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया जिनमें फासिस्ट बेरोजगार नवयुवकों को भर्ती कर दिया। तो इस प्रकार नवयुवक जो है क्या हो गए, मुसोलिनी के पक्ष में हो गए और अब वे मुसोलिनी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो इस प्रकार जो है एक ढांचे के निर्माण किया गया मुसोलिनी के द्वारा और उसी के द्वारा जो है मुसोलिनी ने अपने अधिनायक तंत्र की स्थापना की। चलिए, अब आगे हम लोग बात करेंगे कि प्रशासनिक जो डिवीजन या जो राजनीतिक नीतियां अपनाई गई उसके तहत जो है प्रशासनिक विभाजन किया गया। 3 प्रकार के प्रशासनिक विभाजन किए गए। पहला तो जो है एक मिनिस्ट्री या कैबिनेट बनाया गया, अपने दलों के लोगों को मिलकर के एक मिनिस्ट्री या कैबिनेट का निर्माण किया। दूसरा महत्वपूर्ण घटना क्या था ना, ग्रांड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी, ग्रांड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी बनाया गया दूसरा, जिसमें जो है फासिस्ट दल के समिति एवं मुसोलिनी क्या था इसके नेता थे, इसमें 25 व्यक्ति सदस्य होते थे। तो ये जो ग्रांड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी था ये काफ़ी अहम रोल जो है बाद में निभाया इटली के फासिस्टीकरण में और इसी के द्वारा ही जो है इटली में जो है राजनीतिक नीतियां जो है क्या किया जाता था ना, निर्णय लिए जाते थे बाद में चल करके। साथ में पार्लियामेंट का गठन किया गया जिनमें जो प्रथम सदन थे जिसे सीनेट कहा जाता था, इसके सदस्यों की नियुक्ति जो है मुसोलिनी करता था और इसकी जो सदस्यता थी वो आजीवन सदस्यता थी। चौथा जो निर्णय लिया गया था, एक और महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर के डिस्कशन करेंगे जिसे कहा जाता है चेंबर ऑफ डेपुटीज। चेंबर ऑफ डेपुटीज को जो निर्णय लिए गए थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, अर्थात चेंबर ऑफ डेपुटीज पर संपूर्ण कब्जा जो है मुसोलिनी के द्वारा कर लिया गया था। इस जो चेंबर ऑफ डेपुटीज के जो सदस्यों की नियुक्ति है मंत्रिमंडल तथा ग्रांड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी, अर्थात जो फासिस्ट दल के जो काउंसिल थे उसके द्वारा, दोनों के मिल करके द्वारा होता था।
और इटली के जो समस्त जनता है मुसोलिनी को इसके मामले में जो है अपना क्या दे चुका था ना, समर्थन दे चुका था। तो इस प्रकार कुछ बदलाव किए गए मुसोलिनी के आने के बाद। मिनिस्ट्री बनाए गए, ग्रांड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी जो सबसे महत्वपूर्ण डिवीजन था उसे बनाया गया, पार्लियामेंट को बनाया गया, पार्लियामेंट में दो भाग किए गए। एक तो पहला सदन सीनेट था जिसके सदस्य मुसोलिनी को ही नियुक्त करने थे, आजीवन सदस्यता थी। और दूसरा क्या बनाया था, दूसरा बनाया था चैम्बर ऑफ डेपुटीज बनाया गया था, जिसके सदस्य की नियुक्ति भी जो है ग्रांड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के द्वारा ही करना था और जो कि मुसोलिनी के कंट्रोल में था। तो इस प्रकार चैम्बर ऑफ डेपुटीज और प्रथम सदन दोनों पर जो है मुसोलिनी का अधिकार हो चुका था। और इटली की जनता जो कि प्रथम वर्ल्ड वार के बाद पेरिस सम्मेलन, शांति सम्मेलन में खुद को जो है कहना, खुद को एक अभागा समझ रहा था कि उसे जो चाहिए था वो ना मिला, वो इस बात से क्या थे, खुश थे कि उनके पास अब एक मजबूत सरकार आ गया है और उनका सम्मान पुनः जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो जाएगा। और यही कारण है कि मुसोलिनी को 1919 से लेकर 1922 तक मंत्रिमंडल में पहुंचने में काफ़ी कम समय लगा और इतने कम समय में उसके जो समर्थकों की संख्या है 3 लाख या 4 लाख से भी अधिक हो चुका था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है मुसोलिनी का। चलिए, इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कुछ बदलाव भी किए गए थे प्रशासनिक नीतियों के तहत। नवंबर 1923 में जो है एक निर्वाचन कानून भी पास करा लिया गया। 1924 में क्या किया गया ना, इलेक्शन में फासिस्ट पार्टी को 65% तक जो है क्या हुआ ना, लोकमत प्राप्त हो गया। अर्थात जो निर्वाचन कानून बदला गया जिसमें जो बहुमत हो गए उसी के ही क्या हो गया, सरकार जो है बहुमत के रूप में स्थापित हो जाएगा, एक इस प्रकार का नियम बनाया गया। और इसका फायदा ये हुआ कि मुसोलिनी को 1924 में ही 65% मत प्राप्त हुए। चूंकि वो बहुमत को प्राप्त कर लिया था इसलिए उसका लोकसभा में क्या हो गया, बहुमत हो गया। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था नवंबर 1925 तक उन्होंने जितने भी गैर फासिस्ट थे उन सभी को जो है क्या करवा दिया ना, त्यागपत्र करवा दिया और अपने लोगों को जो है क्या है ना, फासिस्ट मंत्री बनाए या अधिकारियों के तौर पर नियुक्त कर दिया। तो ये फासिस्टीकरण है, प्रशासनिक फासिस्टीकरण। अपने प्रशासनिक का जो है, प्रशासन का जो है संपूर्ण रूप से उसने क्या कर दिया ना, फासिस्टीकरण कर दिया था बहुत ही कम समय में। चलिए, तो इस प्रकार हम ये देख पा रहे हैं कि मुसोलिनी के द्वारा सत्ता प्राप्ति के बाद कौन कौन सी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। इसके साथ कुछ और महत्वपूर्ण फैसले जो है राजनीतिक पॉलिटिकल जो चेंजेस है उसमें किया गया था। 1925 और 26 में उसने 2 कानून पास करवा दिए जिसके अनुसार जो संपूर्ण शासन है उसका सर्वोच्च अधिकार वो बन गया और उसने संसद में बिना किसी स्वीकृति के में कानून और अध्यादेश बनाने का जो अधिकार है उसके पास हो गया। इसके साथ साथ नगरों में जो निर्वाचित नगर पालिका था उसके स्थान पर जो है क्या किया गया, अर्थात जो लोकल जो गवर्नमेंट था उसको हटा करके वहाँ से केंद्र सरकार के द्वारा जो है पोडेस्टा नामक अधिकारियों को स्थानीय शासन का कार्यभार सौंपा गया। और ये पोडेस्टा जो है किसके कंट्रोल में रहते थे, तो मुसोलिनी के कंट्रोल में रहते थे। रोम, नेपल्स, इसके साथ साथ मिलान के शहरों में जो है गवर्नर और विशेष आयुक्त भी नियुक्त कर दिए गए। न्याय में उसने क्या किया था ना, जो ज्यूरी सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया और एक विशेष न्यायालय स्थापित कर दिया। तो मुसोलिनी ने प्रशासनिक जो है संपूर्ण बदलाव ला दिया। इसके साथ साथ जो है 1926 में ही अपने सभी विरोधी दल का अंत कर दिया। समाचार पत्र में उसके कार्यों की आलोचना ना हो इसके लिए जो है उसने कठोर व्यवस्था को अपनाया। एक गुलिप्त पुलिस सिस्टम जिसे अवेरा कहा जाता है उसको भी प्रारंभ किया और विद्यालय में छात्रों को ये रटाया गया कि मुसोलिनी के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वो ठीक ही करता है। और इस प्रकार उसने एजुकेशन सिस्टम में भी जो है अपने फासिस्टवाद को लागू कर दिया। चुनाव प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया था इस दौरान और इसने जो है डेपुटीज ऑफ चेंबर, जो डेपुटीज ऑफ चेंबर है उसके नियुक्ति के प्रावधान को ही बदल दिया और वहाँ जनतंत्र के स्थान पर फासिस्टवाद को जो है रख दिया। 1928 में जो है एक कानून बनाया गया जिसमें चेंबर ऑफ डेपुटीज के जो सदस्यों का चुनाव है वो फासिस्ट महापरिषद के द्वारा ही किया जाएगा, जिसमें 400 नाम होंगे और जो लोग हैं उनको सिर्फ हाँ या ना में जो है अपना क्या देना था, मत देना था। अर्थात जो चुनाव करके दिया जाएगा 400 लोग जो कि फासिस्ट महापरिषद करेगी, उन्हीं 400 में से जो जनता है उन्हें केवल हाँ या ना अपने पसंद के स्थान पर लिखना था।
तो आप समझ पा रहे हैं कि उनका अधिकार भी छीन लिया गया कि वे किन्हें अपना क्या देखना चाहते हैं, प्रतिनिधित्व देखना चाहते हैं। और इस प्रकार पूर्ण रूप से अधिनायक तंत्र की स्थापना जो है किसके द्वारा कर दिया गया था, तो मुसोलिनी के द्वारा कर दिया गया था। चलिए अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मुसोलिनी के द्वारा आर्थिक नीतियां जो है किस प्रकार अपनाई गई, इकोनॉमिक पॉलिसी का किस प्रकार जो है फासिस्टीकरण किया गया। मूल रूप से जो सिंडिकेट व्यवस्था है उसको वो अपनाया गया। ये सिंडिकेट व्यवस्था क्या था उसको लेकर के हम डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। फासिस्ट का मानना था कि जो राज्य की आर्थिक नीतियां है और जो उत्पादन है उस पर क्या होगा ना, राज्य का जो है पूर्ण अधिकार होगा, और ये उत्पादन पर पूर्ण प्रभाव या आर्थिक नीतियों पर पूर्ण जो कंट्रोल है ये एक तरह साम्यवाद से मेल खाता है। फासिस्ट जो है साम्यवाद और पूंजीवाद के साथ साथ अन्य सभी विचारधाराओं का एक मिश्रण था। इसलिए हम ये पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं कि फासिस्ट की जो नीतियां है वो साम्यवाद से जुड़ा हुआ था। हो सकता है कि फासिस्ट की नीतियां साम्यवाद से क्लोज संबंध रखता हो, क्योंकि उस समय काल के दौरान रूस में बोल्शेविकवाद थे जो कि साम्यवाद से जुड़ा हुआ था, एवं मुसोलिनी पूर्व में भी क्या था ना एक साम्यवाद था। बाद में जाकर के उसने फासिस्ट दल की स्थापना की थी, तब उसने साम्यवाद को छोड़ दिया था। इस प्रकार उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करने का अधिकार जो है राज्य का होगा, और इसी क्रम में जो है जो मुख्य उत्पादन है जो कि सुरक्षा की दृष्टि से है, जैसे रेल हो गए और इसके साथ साथ जो हो गया लोहे के कारखाने हो गए, इन पर सीधा नियंत्रण राज्य के द्वारा स्थापित कर दिया गया। फासिस्ट ने जो है सिंडिकेट व्यवस्था को अपनाया, और इस सिंडिकेट व्यवस्था के तहत दो तरह के सिंडिकेट, एक तो कैपिटलिस्टों का सिंडिकेट और दूसरा जो है लेबर सिंडिकेट स्थापित किए। ये एक प्रकार का संघ था जिनमें पूंजी जो नियोक्ता होते थे वो अपना सिंडिकेट ग्रुप बनाते थे और एक तरफ लेबर ग्रुप बनाते थे, और ये नियोक्ता और लेबर दोनों आपस में मिल करके जो है अपने कार्यों को जो है व्यवसाय वाणिज्य को चलाते थे, जिससे दोनों के प्रॉब्लम्स क्या हो, कम हो। 1922 तक कहा जाता है कि फासिस्ट सिंडिकेट को 5 निगमों के अंतर्गत जो है संगठित कर दिया गया, एवं फासिस्ट जो सिंडिकेट का एक संघ बनाया गया, एवं रोसोनी को जो है इसका प्रथम महासचिव बना दिया गया। तो इस प्रकार इन सिंडिकेट्स को लेकर के क्या बना दिया गया, एक फासिस्ट संगठन का सिंडिकेट एक संघ बना दिया गया। कहा जाता है कि ऐसे कुल 13 क्या थे ना, कुल 13 जो है सिंडिकेट, राष्ट्रव्यापी सिंडिकेट जो है बाद में स्थापित किए गए थे। 1928 में जो है आर्थिक नीतियों में और भी बदलाव आए, और वो बदलाव क्या था ना, राष्ट्रव्यापी जो है सिंडिकेट पॉलिसी को अपनाया जाना। 1928 में मुसोलिनी ने सिंडिकेट व्यवस्था को जो है राष्ट्रव्यापी बना दिया, अर्थात जो अभी कारखानों के स्तर पर स्थापित थे कैपिटलिज्म सिंडिकेट और लेबर सिंडिकेट, अब मुसोलिनी इस व्यवस्था को क्या किया ना, राष्ट्रव्यापी बना दिया, और 6 भागों में संपूर्ण आर्थिकी का डिवीजन करके उनमें क्या किया ना, सिंडिकेट व्यवस्था को लागू किया। ये डिवीजन क्या कुछ थे, तो ये डिवीजन थे, इंडस्ट्री था, दूसरा क्या था ना, एग्रीकल्चर था, तीसरा क्या था ना, वाणिज्य था, चौथा क्या था ना, बैंकिंग और बीमा था, पांचवा क्या था, समुद्र और वायु परिवहन था, और इनमें श्रमिक और नियोक्ताओं के बीच में क्या बना दिए गए ना, सिंडिकेट्स बना दिए गए। 1926 में मुसोलिनी ने जो एक सुधार किए, और वो सुधार क्या कुछ था, तो सामूहिक श्रमिक संबंधों का विधिक अनुशासन कानून पास किया गया, एवं अप्रैल 1927 में जो है मजदूरों के लिए घोषणा पत्र, अधिकारों के घोषणा पत्र भी जारी कर दिए गए, और इसके द्वारा जो है 8 घंटे की ड्यूटी, मजदूरों की जो अधिकार थे, इसके अलावा उनकी जो सुरक्षा को लेकर के मानक थे, उन सभी को लेकर के जो है डिस्कशन किया गया। तो इस प्रकार देखा जा रहा है कि मुसोलिनी ने जो है साम्यवाद को जो है यहाँ अपने आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए साम्यवाद का सहारा लिया, और कई क्षेत्रों पे जो है राज्य का कंट्रोल स्थापित किया। चूँकि मुसोलिनी का ये मानना था कि जो राज्य है वो सर्वोपरि होता है, और राज्य के नियमों को या राज्य के द्वारा निर्धारित की गई योजनाओं को कोई भी टाल या काट नहीं सकता है, क्योंकि वो हिगल के प्रभाव से जो है काफ़ी कुछ प्रभावित था। तो इस प्रकार राज्य को उसने काफ़ी मजबूत बना दिया था, और संपूर्ण आर्थिकी पर जो है अपना अधिकार करते हुए उसे फासिस्टीकरण में बदल दिया था।
1928 में ही जो है कानून बना करके जो चैम्बर ऑफ डेपुटीज है उसके निर्वाचन सिस्टम को ही बदल दिया गया था। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 400 लोगों की एक लिस्ट है। इन 400 लोगों की लिस्ट का किस प्रकार चयन किया जाता था? तो सबसे पहले 800 लोग चुने जाते थे। और ये 800 लोग कैसे चुने जाते थे? जो 13 राष्ट्रीय सिंडिकेट थे, उन 13 राष्ट्रीय सिंडिकेट के जो सामान्य परिषद थे उनमें से 800 लोग चुने जाते थे। 200 लोग का चुनाव होता था सांस्कृतिक और परोपकारी संस्थाएं थी उनमें से चुने जाते थे। तो कुल 1000 हो गए। अब इन 1000 में से जो ग्रांड काउंसिल ऑफ फासिस्ट है, अर्थात फासिस्टों को जो महापरिषद है, उसके द्वारा 400 लोग चुने जाते थे। और मतदाता को केवल इतना ही करना था कि उन्हें हाँ या ना लिख करके अपने चॉइसेस देने थे। तो इस प्रकार जो जनतंत्र वो समाप्त और चैम्बर ऑफ डेपुटीज पर जो है फासिस्टवाद का प्रभाव था। और इटली ही एक पश्चिम का ऐसा प्रथम राज्य बन चुका था जहाँ का जो राष्ट्रीय विधानमंडल है उसका गठन व्यावसायिक हितों के प्रतिनिधित्व के आधार पर किया गया था। अर्थात जो राष्ट्रीय जो सिंडिकेट व्यवस्था है, जहाँ जो संघ बनाए गए थे, आर्थिक संघ बनाए गए थे, आर्थिक संघ के द्वारा जो है प्रतिनिधित्व का चुनाव किया जा रहा था। तो इस प्रकार की व्यवस्था मुसोलिनी के द्वारा इटली में लाया गया था। और कहा जाता है कि ये जो सिस्टम है वो संपूर्ण यूरोप में जो है पहली बार लागू किया गया था, जहां आर्थिकी का जो है आर्थिकी व्यवस्था के द्वारा जो है प्रतिनिधित्व का चुनाव किया जा रहा था। तो इस प्रकार व्यावसायिक हितों के आधार पर जो है प्रतिनिधित्व का चुनाव होने के लिए व्यवस्था की गई। अब मुसोलिनी ने जो है सिंडिकेट व्यवस्था को हटा करके जो है निगमित राज्य बनाने की ओर आगे बढ़ा। मुसोलिनी की जो सिंडिकेट व्यवस्था है 1933 तक तो चला ठीक ठाक। अब उसके बाद उसने क्या किया ना, 1933 में मुसोलिनी ने राज्य की जो संपूर्ण व्यवस्था को निगमित ढांचे में ढालना प्रारंभ कर दिया। उसने समस्त आर्थिक व्यवस्था के लिए जो है एक निगम या कॉरपोरेट बनाया। ऐसे 22 निगम जो है बना दिए गए। इनमें से 8 एग्रीकल्चर के लिए बनाए गए, 8 इंडस्ट्री के लिए बनाए गए, 6 जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाए गए। और इस प्रत्येक निगम का जो अध्यक्ष होता था वो स्वयं क्या है ना, मुसोलिनी होता था। पहले तो इसमें कार्यकारी समिति होते थे निगम में, और उन कार्यकारी समिति का जो हेड होता था वो मुसोलिनी होता था। सभी निगमों की जो कार्यकारिणी समिति थे उनको मिला करके एक राष्ट्रीय निगम परिषद अर्थात नेशनल काउंसिल ऑफ कॉरपोरेशन का गठन कर लिया गया था। इस राष्ट्रीय निगम परिषद का हेड कौन होता था? तो मुसोलिनी होता था। तो इस प्रकार आप समझ पा रहे हैं कि पूर्ण रूप से जो राज्य की आर्थिकी थी उसे जो है किस में बदल दिया गया था? तो निगम सिस्टम में, निगमों में जो है परिवर्तित कर दिया गया था। अब इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए मुसोलिनी ने एक और अंतिम प्रहार किया जो है इस सिस्टम पर, वो ये कि 1938 तक उसने चैम्बर ऑफ डेपुटीज को ही समाप्त कर दिया और फांसियों एवं निगमों की सभा को स्थापना पर बल दिया। इसमें 682 जो है सदस्य थे इस फासिस्ट और निगमों की सभा में, जिसमें 450 सदस्य तो निगम के प्रतिनिधियों के द्वारा चुने थे एवं बाकी जो सदस्य थे वो फासिस्ट दल से होते थे। तो डेपुटीज ऑफ चैम्बर को अंत कर दिया गया, फासिस्ट और निगमों की सभा का निर्माण कर दिया गया और इनमें से जो सदस्यों की नियुक्ति होती थी वो व्यापारिक निगमों या इन निगमों से ही होते थे। तो मुसोलिनी ने पूरे देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है या जो इकोनॉमिकल सिस्टम है उसे क्या कर दिया, बदल करके रख दिया था और इन सब का जो है क्या कर दिया था ना, फासिस्टीकरण कर चुका था। चलिए, तो ये था मुसोलिनी के इकोनॉमिक्स थ्योरी। अब आगे हम लोग देखेंगे कि मुसोलिनी की गृह नीति क्या थी। मुसोलिनी की गृह नीति, मुसोलिनी जो है अपने इटली की जो अवस्था थी उसको सुधारने के लिए वो आया था। अर्थात युद्ध एवं क्रांति का जो विनाशकारी प्रभाव देश में देखा गया था, बेरोजगारी, प्रचुर मात्रा में ऋण होना, उधारी होना, इन सब से मुक्ति प्राप्त करने का उसने उपाय अपनाया था। उसने सबसे पहले क्या ना, प्रोडक्शन को जो है क्या किया ना, बढ़ा दिया। जो कारखानों में प्रोडक्शन था या उत्पादन की जो क्षमता है उसको बढ़ाया गया और अपने राज्य के जो ऋण थे उसको बचाने के लिए अपने राज्य के व्यय में कटौती कर दिया गया। कर लगाए गए 1925 तक जो है नए नए कर लगा करके लोगों से जो है कर लिए गए और बजट को संतुलित किया गया। सबसे पहले
उसने देश में जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने खाद्यान्न उत्पादन को जो है बढ़ाने का फैसला लिया। और इसी के तहत कहा जाता है जो भूमियाँ उनके पास चाहिए थी, चूँकि उनके पास पर्वत ज़्यादा थे तो भूमियाँ कम थी, तो इसके लिए जो है क्या किया गया ना, मुसोलिनी ने नीति अपनाया। 1928 में उसने दलदल मुक्त भूमि को क्या किया ना, खेती युक्त बनाना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार कई जो है एकड़ भूमियों को जोड़ा गया और उस पर खेती करके उसे क्या किया गया ना, इटली को आत्मनिर्भर बनाया गया। 1930 में जो है और कुछ कदम को अपनाए गए इंडस्ट्री के क्षेत्र में। उसने मोटर कारों पर जो है आयात शुल्क लगा दिए, और जिसके कारण क्या होगा, जो विदेशी मोटर कार थे वो इटली में आना बंद कर दिए, और इटली की जो स्वयं की फिएट मोटर कार थी उस कंपनी को जो है अधिक से अधिक क्या हुआ, फ़ायदा प्राप्त हुआ। चूँकि यहाँ बिजली की जो यहाँ कोयले की प्राप्ति कम थी, तो इसने आल्प्स पर्वत और जो अपिनियन के जो झरने हैं वहाँ से जल विद्युत उत्पादन भी प्राप्त कर दिया। इस प्रकार मुसोलिनी के द्वारा जो है जल विद्युत का उत्पादन करते हुए जो है संपूर्ण राज्य में इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो है क्या किया ना, प्रोडक्शन को और बढ़ाया गया। अब मुसोलिनी ने देखा कि कुछ और नीति, इसी गृह नीतियों के तहत उसने देखा कि पोप की स्थिति जो है, जो इटली का जब एकीकरण हुआ था उस समय से ही पोप का जो है घेराबंदी कर दिया गया था, तो वो पोप को बाहर निकालना चाहता था, तो उसने पोप पायस 11 के साथ भी समझौता किया। इटली के एकीकरण के बाद कहा जाता है कि पोप स्वयं को वेटिकन का बंदी कहा करता था, तो उसने पोप पायस 11 के साथ क्या किया ना, समझौता किया, और उसके साथ 3 समझौते किए गए मूल रूप से। फरवरी 1929 में रोम का जो लैटरनन महल है, उस लैटरनन महल के जो कार्डिनल गेस्पारी हैं उसके साथ मुसोलिनी के मध्य एक समझौता हुआ, हस्ताक्षर हुआ, और इसके कारण इसे क्या कहा जाता है ना, लैटरनन अकॉर्ड भी कहा जाता है। और ये संधियाँ क्या थी, ये 3 संधियाँ थी। एक तो थी राजनीतिक संधि, जिसमें पोप को जो है पूर्ण प्रभुसत्ता के अंतर्गत जो है वेटिकन सिटी को एक राज्य मान लिया गया। इस प्रकार पूरे विश्व का एक सबसे छोटा वेटिकन सिटी स्टेट का निर्माण हुआ और उन्हें कुछ अधिकार भी दे दिए गए। इसके साथ साथ दूसरा जो महत्वपूर्ण था वो था कैथोलिक धर्म को राज्य का एकमात्र धर्म स्वीकार कर लिया गया, चूँकि इटली में कैथोलिक्स भी रहते थे, और इस प्रकार जो है संपूर्ण विश्व के कैथोलिकों का उसने अपने और जो है सहानुभूति को ले लिया और कैथोलिकों का समर्थन भी प्राप्त कर लिया। साथ में 1870 में जो इटली के चर्च की जो भूमियों को जब्त किया गया था, संपत्ति को जब्त किया गया था, उसके बदले में मुसोलिनी ने एक भारी मात्रा में जो है क्षतिपूर्ति के रूप में धन उसे दे दिया, और इस प्रकार जो है पोप को पूर्ण जो है कई क्षेत्रों में उसे स्वतंत्रता प्रदान की गई। एजुकेशन के मामले में अर्थात चर्च की शिक्षाओं के मामले में भी 1931 में जो है मुसोलिनी ने चर्च के द्वारा दी गई धार्मिक शिक्षा को मान्यता दे दिया गया। तो इस प्रकार जो है अपने धार्मिक नीति को जो है राजनीतिक नीति से जोड़ते हुए संपूर्ण कैथोलिक वर्ग का समर्थन प्राप्त किया, संपूर्ण जो चर्च से जुड़े लोग थे उनका समर्थन प्राप्त किया, पोप को एक स्वतंत्र वेटिकन सिटी भी दे दिया, और जो है अब क्या था ना, पोप फ्री हो चुका था, अब वो वेटिकन का बंदी नहीं था, बल्कि एक संपूर्ण प्रभुसत्ता उसके पास, संपूर्ण प्रभुसत्ता प्रदेश जो है उसके पास थी, या सबसे छोटा विश्व का जो राज्य था वो उसके पास था। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे कि मुसोलिनी के द्वारा गृह नीति तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि मुसोलिनी ने कई विदेश नीतियों का भी सहारा लिया। विदेश नीतियों के तहत जो है उसने कई देशों के साथ क्या ना समझौते किए, और समझौते के तहत अपने कुछ क्षेत्रों को उसे प्राप्त करना था जो उसने प्राप्त कर लिया। इसी विदेश नीति का परिणाम था कि सबसे पहले जो है उसके विदेश नीतियों के अगर उद्देश्यों की बात करें तो 2 तरह था अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर जो है सम्मान को दिलाना, और भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी और अफ्रीका पर जो है साम्राज्य विस्तार करना। और इसी विदेश नीति के तहत कहा जाता है कि उसने रोड्स और जो डोडिकीन्स के द्वीप समूह है उस पर अधिकार कर लिया। लेकिन 1920 के जो ट्रिटी ऑफ सर्विस है उसके तहत उसे इसे छोड़ना पड़ा था। बाद में पुनः उसने 1922 में ये घोषणा किया कि यह जो सर्विस की नीति है उसे वो कार्यान्वित नहीं कर पाएगा,
और 1923 में लाजेन की संधि पर जो है रोड्स और डोडिकींज पर इटली के अधिकार को मान्यता प्राप्त दे दिया गया और इस प्रकार उसके अधिकारों की पुष्टि हो गई और तुरंत मुसोलिनी ने जो है डोडिकींज और रोड्स पर जो है अपना नौसैनिक अड्डा स्थापित कर लिया। चलिए, इसके साथ साथ जो है यूनान का जो कर्फ्यू द्वीप है उस पर भी जो है क्या किया है ना, 31 अगस्त 1923 को अधिकार कर लिया गया था। यूनान के साथ कुछ समस्याएं थी और इस समस्याओं के कारण उस पर कर्फ्यू द्वीप पर जो है अधिकार कर लिया था। फ्यूम और अल्बेनिया को लेकर के जो है महत्वपूर्ण निर्णय किए गए थे। 1924 में उसने जो है यूगोस्लाविया को पोर्ट बारोस का क्षेत्र देख करके फ्यूम पर क्या किया था, स्वयं का अधिकार कर लिया था और 1927 में अल्बेनिया के साथ टिराना की संधि की, जिसे टिराना की संधि कहा जाता है और इस संधि के तहत भी उसने अल्बेनिया पर उसके आंतरिक और बाह्य जो नीतियाँ थी उस पर हस्तक्षेप करने का अधिकार भी प्राप्त कर लिया था। उसने 1924 में रूस के साथ संधि की, बाद में उसने फ्रांस के साथ भी जो है संधि किया और फ्रांस के साथ संधि या फ्रांस को जो है उसके साथ लाने में कहा जाता है कि जर्मनी के हिटलर का प्रभाव था तो फ्रांस को उसके और करीब लाया गया था। इसके अलावा अबिसीनिया पर जो है 1936 तक जो है उसने अबिसीनिया पर क्या कर लिया था ना, आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया था। बाद में चल करके जो है ब्रिटेन और फ्रांस ने अबिसीनिया पर इटली के आधिपत्य को मान्यता दे दिया और जो है इस प्रकार कहा जाता है कि इटली का जो है अबिसीनिया पर भी अधिकार हो गया। स्पेन के गृह युद्ध में भी जो है मुसोलिनी के द्वारा जो है क्या किया गया था ना, हस्तक्षेप किया गया था। तो इस प्रकार हम ये देख पा रहे हैं कि मुसोलिनी के द्वारा जो है अपने फासिस्ट नीतियों के तहत न केवल अपने विदेश नीतियों को मजबूत बनाया गया और इसके तहत तुर्की, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, फ्रांस के साथ एवं रूस के साथ समझौते किए गए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने सम्मान को स्थापित किया गया। गृह नीति के तहत जो उसने क्या किया ना, उत्पादन को, प्रोडक्शन को बढ़ाने का जो है नीतियों का अपनाया, खाद्यान्न उत्पादन की नीति को अपनाया। पोप पायस 11 के साथ धार्मिक समझौते किए जिसके तहत जो है पूरे जो कैथोलिक वर्ग का उनका समर्थन उनको प्राप्त हुआ। राज्य का जो धर्म है वो कैथोलिक को बना दिया गया और इस प्रकार एक सशक्त जो है फासिस्टीकरण हम कह सकते हैं इटली में, वो मुसोलिनी के द्वारा स्थापित कर दिया गया था। तो इस प्रकार जो है मुसोलिनी एक क्या था, फासिस्टवाद के रूप में एक बहुत बड़ा चेहरा जो है बन करके उभरा था और जिसने इटली में जनतंत्र के स्थान पर फासिस्टवाद की स्थापना की थी। तो साथियों, आज जो है यहीं तक और आप सभी को ज्ञात है कि आप लोगों के जो एडमिट कार्ड की घोषणा कर दी गई है, बहुत जल्द आप लोगों का एग्जामिनेशन भी होने वाला है। हम तब तक जो है जब हिस्ट्री के एग्ज़ाम के ठीक पूर्व जो है जितना हमारा सिलेबस कंप्लीट होने का किया जाने का जो है प्रयास हम मेरे द्वारा किया जा रहा है, हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल IAS द स्टडी जोन में और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।